Hello students, how are you? Okay, today we are going to continue our chapter फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर 4 द रेड ट्रैप्स। ठीक है, इसमें हमने अभी तक क्या पढ़ लिया था कि अ पर्सन जो कि एक रेड ट्रैप्स बनाता है और उसकी गरीब है वो, और बहुत सारी उसकी थिंकिंग एंड थॉट्स हमने डिस्कस किए थे। फिर वो एक पर्सन के पास जाता है, वो नाइट कहीं भी स्टे करता है किसी के भी घर में, तो एक के पास रुकता है, वो उसकी बहुत अच्छे से उसको रखता है, उसको खिलाता पिलाता है, और जो ऑनर है जो घर का। और उसके बाद में दोनों वो एक गेम खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, और उसके बाद में वो अपनी काऊ के बारे में बताता है कि यही मेरी अर्निंग का मतलब तरीका है, कैसे मेरा घर मेरी लाइफ चल रही है ना, ये सब वो बता रहा होता है। इसके आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडियस। अब वो जो स्ट्रेंजर मतलब जो रेड ट्रैप था, जो अजनबी था, जो घर आया हुआ था, वो जो है कुछ उसको शक सा हुआ कि एक गाय के दूध से कोई इतना पैसा नहीं कमा सकता, 30 करोड़ नहीं कमा सकता। ठीक है। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो। तो वो ओल्ड मैन जो है उठा और विंडो तक गया। टुक डाउन अ लेदर पाउच, एक लेदर पाउच लिया, विच हंग ऑन अ नील इन द वेरी विंडो फ्रेम के एक नील पर, एक खिड़की के पर एक वो लगी थी कील लगी हुई थी, नेल। तो उस पर टंगा हुआ था वो पाउच। उसने उसको निकाला एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर्स बिल्स। 3 क्रोनर के जो बिल्स थे वो निकाल के दिखा दिए। दीज ही हैड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, उसने आंखों के सामने कर दिए, और नोडिंग नोइंगली एंड देन स्टफ मतलब दिखाते हुए, एंड देन स्टफ्ड दैम बैक इनटू द पाउच, मतलब उसने पैसे दिखाए 10 क्रोनर्स के, और उसके बाद में उनको वापस पाउच में रख दिया। ठीक है। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन। अगले दिन दोनों आदमी जो थे, दोनों इन गुड सीजन मतलब अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह अच्छे मौसम में उठ गए। ठीक है। द क्रॉफ्टर कौन है? ये जो ओल्ड मैन था वो पहले, यहाँ पर देखिए क्रॉफ्टर के ओके, तो यहाँ पर क्रॉफ्टर जो है वो उसको यूज़ किया गया है जो ऑनर था घर का, क्योंकि वो पहले भी यहाँ पर हमने पढ़ा था कि क्रॉफ्टर एट रैम्सो आयरन वर्क्स एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, है ना, मतलब खेती का काम करता है ना, उस टाइप का। तो अब क्रॉफ्टर जहाँ पर भी आएगा उस पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है। कौन के लिए? द ओल्ड मैन के लिए, उस ऑनर के लिए। ठीक है। तो दोनों सुबह में जल्दी जाग गए। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द द क्रॉफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काउ। क्रॉफ्टर जो था वो जल्दी में था क्योंकि उसको गाय का दूध निकालना था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली और थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। तो जो दूसरा व्यक्ति था, जो स्ट्रेंजर था, हमारा रिलेटिव था, वो भी उठ गया। उसको लगा कि जब घर का मालिक उठ गया, कहीं जाने वाला है, तो उसको भी अब यहाँ सोना नहीं चाहिए, तो उठ गया वो। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। दोनों ने सेम टाइम पर कॉटेज को छोड़ दिया। The crofter locked the door and put the key in his pocket. क्रॉफ्टर ने दरवाज़ा लॉक किया और कीज़ को अपनी पॉकेट में रखा। द मैन विद द रेड ट्रैप सैड गुड बाय एंड थैंक यू। तो जो रेड ट्रैप वाला जो हमारा स्ट्रेंजर था, उसने उसको गुड बाय और थैंक यू बोला। ठीक है। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। ओके, कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें हम बाद में देखेंगे। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टोड अगेन बिफोर द डोर। आधे घंटे बाद वो रेड ट्रैप पेडलर फिर से डोर के पास खड़ा था। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर। उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की, बट ही ओनली वेंट टू द विंडो, स्मैश्ड अ पेन स्टक इन हिज हैंड। वो विंडो के पास गया, उसने पेन को जो है वो थोड़ा तोड़ा बोड़ा, अपना हाथ अंदर फंसाया, एंड गेट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर्स। उस पाउच को, जो लेदर का पाउच था जिसमें वो दिखाया था, उसको उसने निकाला, उसमें से 30 क्रोनर्स निकाले। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज पॉकेट। उसने पैसे निकाले और अपने पॉकेट में ठूस लिए फटाफट। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। फिर उसने पाउच को वापस रख दिया और वहाँ से चल दिया, अच्छे से रख के चल दिया। एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विथ हिज स्मार्टनेस। जब वो चल रहा था मनी को अपनी पॉकेट में रख के, तो वो बड़ा ही
मतलब खुश और खुद की स्मार्टनेस से बड़ा संतुष्ट था, है ना, हैप्पी था एकदम. ही रियलाइज ऑफ कोर्स दैट एट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स. तो उसको लगा उसने जो कुछ किया है उसके बाद उसको पब्लिक हाईवेज पे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो कहीं आइडेंटिफाई ना हो जाए, है ना. तो उसको रोड बदल के वुड्स के रास्ते मतलब जंगल के रास्ते चलना चाहिए. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी. तो पहले 1 घंटा जब वो चलता रहा तो उसको कोई परेशानी नहीं आई. लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स. जैसे जैसे दिन बीतता गया ये चीज़ें वर्स मतलब बुरी से भी बैड का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वर्स. तो ये आगे चल के वर्स होती चली गई. ठीक है. इफ़ फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू. ये बहुत ही बड़ा और कन्फ्यूजिंग सा जंगल था जहाँ पर वो जाके पहुँच गया था. ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. वो बार बार कोशिश करता कि वो डेफिनेट डायरेक्शन में चले, बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली. पर जो रास्ता था बड़ा घुमावदार था, बड़ा रहस्यमय टाइप का था. ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड. वो चलता रहा मगर जंगल से निकल नहीं पाया वो. एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. और फिर उसको फाइनली रियलाइज है कि वहीं घूम रहा है. एक्चुअली वो रास्ता भूल गया तो वहीं भटक रहा है. ठीक है. ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड द थॉट अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप्स. फिर उसको अपने दिमाग में वहीं ये दुनिया है पूरी की पूरी रेड ट्रैप की तरह वो सब बातें जो पहले याद करता वो सब आने लगी. नाउ हिज ओन टर्न हैड कम. अब उसकी खुद की रेड ट्रैप में फंसने की बारी आ गई. वो ऐसे सोच रहा था. ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बैट एंड हैड बीन कॉट. वो खुद भी मतलब एक वही झांसे में आ गया और फंस गया, पकड़ा गया. द होल फॉरेस्ट विथ इट्स ट्रंक एंड ब्रांचेस. पूरा जंगल, उसके बड़े बड़े तने, उसकी ब्रांचेस, इट्स थिकेंड एंड फॉलन लॉक्स. मोटे मोटे जो पड़े हुए हैं ज़मीन पे लॉक्स मतलब लकड़ियाँ जो गोल वाली होती है ना, लॉक्स पड़े हैं. क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन impenetrable prison from which he could never escape. ऐसे लग रहा है कि वो उसके पास आती जा रही हैं और एक बहुत ही नहीं टूटने वाला जेल जैसे मतलब कैद बना रही हैं जिससे कि वो कभी नहीं निकल पाएगा. इट वॉज लेट इन दिसंबर का सोची टाइम था, सर्दी का, है ना. डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट. शाम 4 बजे से एकदम अंधेरा लगने लगता है. तो अंधेरा होने जंगल में तो और भी जल्दी अंधेरा होता है. दिस इंक्रीज द डेंजर. इससे डेंजर और बढ़ रहा था. एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पायर. तो ये जो है अंधेरा जो बढ़ रहा था ये उसकी भी ग्लूम एंड डिस्पेयर को भी बढ़ा रहा था. मतलब उसकी भी आंखों के लिए अंधकार को और उसकी जो हताशा उस पर हावी हो रही थी, है ना, उन दोनों को बढ़ा रहा था. फाइनली ही सा नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट एंड हैड कम. ठीक है. फाइनली उसे जब कुछ समझ में नहीं आया तो वो बैठ गया ज़मीन मतलब वहीं जंगल में, थक गया और उसने मान लिया टाइट टू डेट कि अब बस मरने वाला हूँ. अपने लास्ट मोमेंट जो आने वाला है के बारे में सोचने लगा. थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम. ये सोचने लगा उसका लास्ट मोमेंट आ गया है. बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड. पर जैसे ही वो लेटा ज़मीन पर उसको एक साउंड सुनाई दिया. अ हार्ड रेगुलर ट्रम्पिंग. एक बहुत ही हार्ड सी और रेगुलर सी ट्रम्पिंग. दैट इज़ ट्रम्पेट्स मतलब होता है हाथी वाला साउंड, है ना. एलिफेंट का जो साउंड है वो ट्रम्पेट्स कहलाता है. तो वो सुनाई दिया. देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज. कोई डाउट ही नहीं था क्या आया होगा, है ना. ही रेज्ड हिमसेल्फ. दोज आर हैमर स्ट्रोक फ्रॉम एन आयरन मिल. अब वो समझ गया कि ही रेज्ड हिमसेल्फ. उसने खुद को समझाया कि वो जो है जो आयरन मिल से है जो हैमर के स्ट्रोक्स वगैरह ले जाते हैं मतलब वो ले जाने वाले एलिफेंट्स होंगे, है ना. वो जो आपने देखा होगा चंदन के लॉक्स वगैरह भी ले जाते हैं तो वैसे मतलब वर्किंग वाले एलिफेंट्स हैं. उसने सोचा. ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय. उसको एकदम से कुछ होप हुई कि शायद उनके साथ लोग भी होंगे. ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ. उसने अपनी सारी ताकत को मतलब इकट्ठा किया, बुला लिया. गॉट अप, उठा एंड स्टेडर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड. और साउंड की डायरेक्शन की तरफ
चल दिया। द रामजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, वो कहाँ पहुँचा? रामजो आयरन वर्क्स पर, जो कि अभी क्लोज थी। वर नॉट सो लॉन्ग एगो अ लार्ज प्लांट विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक मुझसे पढ़ते समय थोड़ी सी एरर हो गई है। दिस इज़ नॉट ट्रम्पिंग, दिस इज़ थम्पिंग। ठीक है, थम्पिंग मतलब कुछ जैसे आयरन की, लोहे की या टिन जो होती है ना, उनके ठोकने पीटने जैसी आवाज़ उसको आई थी। ठीक है, बाकी सब मैंने ठीक बताया, बस यहाँ पर मुझे ट्रम्पेट्स वाला थोड़ा सा डाउट हो गया था। ठीक है, तो दिस इज़ थम्पिंग, थम्पिंग की आवाज़ आई थी और आयरन मिल का उसको अंदाज़ हुआ और वो आयरन मिल में ज़रूर लोग होंगे ऐसा सोच के उसने उस डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर दिया था। ठीक है, स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड की तरफ दौड़ने लगा था। ठीक है, द रामजो आयरन वर्क जो एक फैक्ट्री थी आयरन की, विच आर क्लोज डाउन, जो अभी क्लोज हो गई है ना। जो स्टोरी लिख रही हैं, जब जो आर्थर हमारे राइटर जो स्टोरी लिख रहे हैं उस समय वो बंद हो गई, बट ये उस समय मतलब जो स्टोरी को जो वो उन्होंने जहाँ पर प्लान किया है उस समय वो ओपन थी। ठीक है, तो अभी क्लोज है। वर नॉट सो लॉन्ग अगो, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस बात को। अ लार्ज प्लांट, बहुत बड़ा प्लांट था, विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज। यहाँ पर क्या है, आयरन का पूरा वर्क होता था, आयरन को ठोकना पीटना, रोल करना, उसको पिघलाना, ये सारा काम होता था। ठीक है, इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस एंड स्काउस स्लाइड डाउन द कैनल। गर्मियों में क्या होता था कि लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली, भारी भर भर के बार्जेस और स्काउस क्या होते हैं, दीज आर द टाइप ऑफ बोट्स। ठीक है, तो इन बोट्स में भर भर के हैवी आयरन जो है वो कैनल्स के थ्रू आया जाया करता था। विच लीड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, बड़े से लेक में जाके वो आगे बढ़ जाता था। एंड इन द विंटर टाइम, सर्दियों में द रोड्स नियर द मिल, सर्दियों के टाइम में जो मिल के आसपास की जो रोड्स थी वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, सारी कोल डस्ट की वजह से ब्लैक हो जाती थी। शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। ठीक है, वो बड़े बड़े चारकोल से मतलब वही काले धुएं से भरे रास्ते हो जाते थे। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फॉर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन which had been put in the fire, so to ready to put on the anvil. ओके, तो क्या हुआ यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, वहाँ स्टोरी अभी रेड ट्रैप को छोड़ देते हैं। यहाँ पर रामजो आयरन वर्क की थोड़ी सी बात बताई है, इसके बाद नेक्स्ट कुछ हो रहा है वहाँ पर, उसकी बात हो रही है। क्या हो रहा है, ड्यूरिंग हमने जो पढ़ा, एक बार अंधेरे में, वन डार्क इवनिंग, जस्ट क्रिसमस के जस्ट पहले, मतलब क्रिसमस होता है 25 को, तो 24 23 आसपास की बात होगी। वहाँ पर दो बंदे हैं, मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर। मास्टर स्मिथ हैं कोई और उनके हेल्पर, वो लोग क्या है, डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस, भट्टी के पास में, कहीं अंधेरे से फोर्ज में, जहाँ पर ये सब आयरन की बड़ी बड़ी फर्नेस, दैट इज़ भट्टियाँ जला के जहाँ पे आयरन को मेल्ट किया जाता है। ठीक है, वहाँ पर वो लोग बैठे हुए हैं और वेटिंग फॉर पिग आयरन, वो पिग आयरन जो कि लिक्विड है, जो बॉयल हो रहा है, कच्चा आयरन है, उसका वेट कर रहे हैं। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो आग पर रखा हुआ है, टू बी रेडी टू पुट ऑन अनविल, और उसका वेट कर रहे हैं कि वो जब रेडी हो जाए तो उसको अनविल पे रख के वहाँ पे उसको ठोक पीट के जो भी उसको शेप देना है वो देंगे। ठीक है, नाउ every now and then one of them got up and stirred the glowingly mass with the long iron bar. तो हर कोई उनमें से एक बार उठता था, वहाँ जाता था और उसको बड़ी सी आयरन बार से उस वो जो बॉयल हो रहा था आयरन, उसको घुमा के आता था, चला के आता था, स्टिर करके आता था। रिटर्निंग इन फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स में आता था। ड्रिपिंग विथ परसिपिरेशन, वहाँ पसीने से भीगा हुआ। दो इट एज वॉज द कस्टम, ये क्या है, मतलब ये सब वहाँ का कस्टम है कि ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़, से वो वुडन के शूज़ और लॉन्ग शर्ट पहन रखा था, क्योंकि ये वहाँ का कस्टम था, यही ड्रेस चलता होगा जैसे, तो वो पहन रखा था उसने। और उसके इतने, और क्रिसमस का टाइम था, दैट इज़ दिसंबर है ना, फिर भी वो वहाँ से जो कितना गर्मी होती होगी कि वो पसीने से भीग जाया करता था। ठीक है,
अभी हम यहीं तक करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क. ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क. Question 1. Did the peddler expect the kind of hospitality that he received from the crofter? Second one is the why was the crofter so talkative and friendly with the peddler? Third one is the why did he show the 30 kroner to the peddler? Fourth one is the what made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap? फिफ्थ वन इज़ द गिव अ ब्रेफ ऑफ रामजो आयरन रॉक्स. ठीक है, ये पांचों मैंने अभी आपको अभी हमने जितना पढ़ा है उसमें ये 5 क्वेश्चंस आपको आराम से मिल जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज़ योर होमवर्क. प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ लेसन कंप्लीट कर लें. ये आपके लिए बेनिफिशियल है, मेरा तो कोई प्रॉफिट है नहीं है. एग्ज़ाम देने तो आप ही जाएंगे, है ना. आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपना वर्क कंप्लीट कर लें ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आपको प्रॉब्लम ना आए. रेस्ट अप टू यू. ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स. टिल देन टेक केयर. गुड बाय.